not have audit nor at 11th standard level, 12th standard level. ना ही foundation में हमने audit पढ़ा है. Now directly inter level पे आपको audit है, and also obviously at the final level. One of the very important topics. Now final से law हट गया, but audit अभी भी पूरा वैसे का वैसा है. Audit is considered as father of all the subjects. Let me prove it to you why. So भले ये दिखता एक theoretical subject है, but 100 marks का topic है. So इसको full justice देना पड़ेगा. It's not 50 marks topic, proper 100 marks topic है. But the good news is 30 marks MCQ and 14 marks true and false. So 44 marks are objectives. 30 marks तो गोला करना है. 14 marks is true and false. So 44 marks is objective. But आपको भी पता है objective भी is not that easy to crack. क्योंकि objective तब तक crack नहीं होगा जब तक आपको proper deep knowledge नहीं है इस topic का. Though theoretical but very very practical, and that obviously अभी तो I will be giving you glances कि कैसे वो practical training में use होता है. But then articleship का ये सबसे आपका main practical subject है audit. पढ़ते theoretically हो यहाँ पे, but then the most practical subject obviously during your articleship, क्योंकि आप literally audit करना शुरू करते हो. So as I was saying, it is one of the most important topics at your inter and final level. The reason being because now you have other subjects, you have accounts, you have law, you have FM, you have IT, जो अभी नवंबर अटेम्प्ट है. Yes. अब अकाउंट्स क्यों पढ़ते हो? सोचा है कभी? अकाउंट्स सीए के सिलेबस में क्यों पढ़ते हो? अकाउंटेंट बनना है आपने? आपने अकाउंटिंग करना है सीए बनने के बाद? अच्छा, पता है आपको कि सीए बनने के बाद आप अकाउंटिंग नहीं करते हो? जो अकाउंटिंग करते हैं, जो सीए अकाउंटिंग करता है, उसको कितना मिलता है आपने देखा है कभी? 10,000 पर क्लाइंट. दैट्स ऑल, फुल स्टॉप. दैट्स ऑल. ऑडिट अकाउंटिंग के फीस सबसे कम है. अकाउंटिंग आपने करना ही नहीं है. अकाउंटिंग के लिए आपके आर्टिकल्स होते हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स होते हैं जो आप एज एम्प्लॉइज रख सकते हो. तो अकाउंटिंग आपका काम नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डोंट डू अकाउंटिंग. फिर क्या काम है? चेक करना. जो अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. अब जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, वो अपना स्पेसिफिक अकाउंटेंट रखते हैं और अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं फॉर ऑडिटिंग. तो अकाउंटिंग ये काम बीकॉम लेवल तक मैनेज हो जाता है. क्या ही तो करना है, जर्नल एंट्रीज करने हैं. सीएस करेंगे क्या जर्नल एंट्रीज? ऑब्वियसली नॉट. बट देन जो अकाउंटेंट ने एंट्रीज किए हैं वो चेक करने का काम किसका है? सीएस का काम है. यस. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उस अकाउंट्स को चेक करता है. अब कोई बात अगर चेक करनी है तो डोंट यू थिंक उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए? यस. सो आप जिस भी चीज को चेक करने वाले हो, पहले तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ना. आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत अच्छे से नॉलेज दिया जाता है आपको अकाउंटिंग में. यस, इंटर लेवल पे जिनका अकाउंट्स हो गया, अज्यूमिंग मैक्सिमम आप लोगों का हो गया, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको बहुत थरर नॉलेज दिया जाता है, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन चेक. करेक्ट है ना? अच्छा, आईटी आपने पढ़ा, बहुत जनों ने आईटी पढ़ा. क्यों पढ़ा आपने आईटी? क्या वहां पे क्लाइंट का जाके आपको आईटी ठीक करना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को बनाना है, ठीक करना है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं उनके? क्या करना है? सिस्टम का क्या करना है? ऑडिट ही तो करना है. तो सिस्टम कैसे काम करे? अच्छा, सिस्टम का सिंपल होता है ना, आप जो इनपुट उसमें डालते हो वो वही प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है. सो यू वांट एन पर्टिकुलर आउटपुट, अकॉर्डिंगली यू क्रिएट अ इनपुट, एंड वैसे का वैसा सिस्टम आपको प्रोसेस करके देगा. तो अगर गलत इनपुट डालोगे तो गलत आउटपुट आएगा. अब क्लाइंट ने गलत इनपुट डाला है या नहीं, ये चेक करना तो पड़ेगा ना. क्लाइंट कभी कभी फ्रॉड करने के लिए इनपुट गलत डाल देगा. ये बड़े बड़े जो फ्रॉड्स हुए हैं, जो ऑडिट सेक्टर्स में जो बड़े फ्रॉड होते हैं, दैट इज मेनली वन ऑफ द मेन पार्ट्स इज दैट आईटी पार्ट ओनली इन दैट. वो सिस्टम्स ही ऐसे क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स हो या कुछ ना कुछ फ्रॉड करने की उसमें ही ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन हो. सो
वो चेक करने आपको आने के लिए यू नीड टू हैव सम बेस एंड सम नॉलेज ऑफ आईटी, भले ही अब नहीं है आपके सिलेबस में, बट देन दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ हैविंग दैट सब्जेक्ट. अच्छा, लॉ क्यों पढ़ते हो? लॉयर बनना है क्या? क्या करना है फिर? केस लड़ने जाना है? फिर ऑब्वियसली कंपनी लॉज फॉलो कर रही है या नहीं, ये चेक करना है. सो फाइनली उसका भी क्या करना है? ऑडिट करना है. तो ऑडिट इज सिंपली टू चेक what the things, the whatever the company is doing is as per the laws, as per the regulations, as per the standards, as per the particular necessity for that transaction or not, just to check whether it is as per as it should be, right? इसको बोलते हैं audit. The simplest definition if I can give you, तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज कैसे की गई है, क्या वो उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, क्या वो उसके लॉ के हिसाब से है, क्या वो पर्टिकुलरली फिट हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सब चेक करने के लिए आप ऑडिट करते हो, राइट? एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप क्या कर सको? ऑडिट. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वन ऑफ योर main subjects and the mandatory subject of your inter and final level, obviously. 100 marks subject. Now डराना नहीं है आपको, but then the checking is quite strict because they expect you कि ये subject आपको तो thoroughly आना ही चाहिए, because that's the main job. A chartered accountant is also called as an auditor. Auditor मतलब chartered accountant, right? उसका they are synonyms. They are synonyms. So audit is one of your major tools, you can say, or major subject, and इसी में सबसे ज्यादा पैसा है ना. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में पैसा है, ना अकाउंटिंग में पैसा है. मेन पैसा किसमें है? ऑडिट. इनकम टैक्स रिटर्न भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल नहीं करते बैठता. he'll have employees for that. वो सिर्फ चेक करता है, हाँ बराबर से डाला है क्या, हाँ कर दो फाइल. सो मैकेनिकल प्रोसेस जनरली सीए का काम नहीं है. जहां दिमाग का काम है वहीं पे वो चेक करता है. सो वो भी वो चेक ही करता है, काइंड ऑफ ऑडिट ही करता है. गॉट द पॉइंट? यस. ऑलराइट. अब व्हाट इज योर पिक्चर? लेट्स, आपने कभी इमेजिन किया है कि क्या पिक्चर है आपके दिमाग में? एक ऑडिट कैसे कैसे करते हैं लोग, या क्या करते हैं उसमें, कुछ है आइडिया? Have you ever seen anybody doing audit or something? अच्छा, is there any picture? नहीं, कुछ भी नहीं है. अच्छा, all right. Now I'll play a video. So you know the big fours, right? कौन से big fours है अपने? Deloitte, KPMG, EY and PwC. So KPMG has come up with a video, काफी पुराना है, and I've loved that video from many years. So it's on what is audit, ठीक है? तो I'll play it. I want you to watch it so thoroughly and अच्छे से, and note your points कि क्या जरूरत है audit करने की. So let's see how many points you're able to note. It's a 7 to 8 minutes video. I'll just play it. Just watch it अच्छे से. बहुत ही अच्छे simplified manner में दिया है. See the speed if you're fine with it, otherwise I'll reduce the speed थोड़ा सा. एक मिनट, full screen होगा वो. When most people think of an audit, they imagine IRS agents arriving unannounced. You want me to on the captions? कोई words के लिए 1 minute.
एक सेकंड में पूछा। When most people think of an audit, they imagine IRS agents arriving unannounced, calculators in hand, ready to go through boxes of invoices, receipts, and notes. That's certainly one type of an audit, but it's स्पीड थोड़ा कम करूं? स्पीड चल रहा है ये, या एक थोड़ा कम करना है? एक स्पीड एक कम कर देती हूँ। फुल स्क्रीन, हाँ। वॉल्यूम इज ओके? पीछे तक आवाज आ रही है? When most people think of an audit, they imagine IRS agents arriving unannounced, calculators in hand, ready to go through boxes of invoices, receipts, and notes. That's certainly one type of an audit, but it's not the only kind. Most of the audits that Big Four firms do have nothing to do with tax day. And none of them are unannounced. Publicly traded companies are required by the Securities and Exchange Commission to validate their financial positions with an audit. And although they're not legally required to, privately held companies often perform audits at the request of banks, investors, and other key stakeholders. Their goal? To assure investors and other stakeholders that their cash flows, balance sheets, and profit and loss statements aren't materially misstated. Firms like KPMG are often hired to perform these audits because they can provide an independent review of how a company operates. And whether public or private, companies that go through an audit have the opportunity to gain valuable insight into how their business is performing. So that's why companies perform audits. But what is an audit engagement like? The word audit means to evaluate. So you could say auditors are the ones who evaluate where money's coming from, where it's going, and what it's doing each step of the way. Accounts receivables, vendors' fees, acquisitions, operating expenses, there are a lot of channels that money can flow through. And the bigger the organization, the more accounts there are to follow. Which is why a career in audit can be so dynamic, especially in this global economy. Now, take a typical audit team, say for a multi-billion-dollar company. Now, to serve a client like this, there may be multiple partners working in multiple locations around the world. There may be managers, senior associates, and associates working in multiple time zones. There may even be specialists from tax or advisory practice offering their expertise on everything from tax compliance to IT controls testing. Senior members provide leadership and direction, but there's a fair amount of autonomy, so each team member should be capable of self-management. Of course, communication skills are essential, but in order to really excel at being an auditor, you need to be able to think critically, to understand what business decisions drive the transactions you're auditing. Why does this transaction benefit the company? And how does it fit in the company's strategy? Auditors who understand motivations for each transaction bring the right level of professional skepticism to the project, which is important because it's our job to look at the financial statements and see what companies say and verify that it's correct. Or not. An audit engagement can take anywhere from a few months to a full year, depending on the size of the client and the complexity of the project.
Unlike advisory, where most of our clients are engaged on a project-by-project basis, most of our audit clients are annuity clients, meaning we work with them year after year. In fact, we spend so much time at our client sites that some of us even set up permanent workstations at their offices. While we're there, we spend a lot of time poring over their documents and drinking their coffee. We compare the documents the company uses in their day-to-day operations against what they've recorded in their financial statements. For example, we might take the receivables a company plans to report and compare them with actual orders that customers have placed. We may also contact vendors to ensure that the numbers listed in the purchase orders are accurate. Hi. Yeah, can we go ahead and send confirms to the vendor? We then take that information and compare it with the information companies are required to report in their SEC filing. And then we state our opinion as to the accuracy of those statements in our audit report. I'm not gonna lie, audit can be hectic. We're working in a real business environment, which is always changing. A major contract can be revoked Or won. by our client, meaning now there's a new transaction to audit. Or our client could purchase another company, requiring us to do an audit of that company and its assets. Or a subsidiary could go bankrupt, requiring us to evaluate its vitality to the parent company. Now, changes like this, they can occur at any time and have a profound impact on work that we've already done. But that's the real world, and it's one of the great advantages of working in audit. No other practice gives such an intimate view of how business works. As an auditor, you see why companies make the decisions they make and the financial impact that has across the organization. You also see what companies gain from the services an accounting firm offers. After all, an audit's not done just to meet investor or SEC requirements. Many companies use their audit findings as a basis to make strategic plans for their future. As such, an auditor provides one of the most important business functions. They verify whether the results a company is reporting are correct, while ensuring the obligations they've made to stakeholders are being honored. And that's kind of a big deal. Did you all understand? समझा या नहीं समझा थोड़ा बहुत? Obviously थोड़ा बहुत ही. अच्छा. Hello and Would you let's share our insights on this? किसको क्या क्या समझा? Let's take a look. अच्छा, she says कि audit is not just for companies जिनके लिए mandatory है, right? तो इससे हमने समझा कि कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है ऑडिट करना, हाँ या ना? सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन लॉ एंड आल्सो इन टैक्स. टैक्स में पढ़ा है क्या टैक्स ऑडिट? कब टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है? 44AB कब? क्या टर्नओवर क्रॉस होने के बाद? टर्नओवर है ना? सो 1 CR टर्नओवर अगर क्रॉस हो जाता है तो ऑडिट करना पड़ता है. हमने पढ़ा है ये 44AB में. वाओ. सो हमने 44AB में ये पढ़ा है कि टैक्स ऑडिट करना पड़ता है. दैट इज मैंडेटरी, राइट? बट कुछ कंपनीज को मैंडेटरी नहीं होते हुए भी दे प्रेफर ऑडिट. व्हाई? Strategic planning, correct. For their investors, for their stakeholders, absolutely right. तो वो जो कंपलसरी ऑडिट होता है वो स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, राइट? क्यों स्टेक होल्डर्स के लिए क्यों जरूरी है ऑडिट करना? स्टेक होल्डर समझता है, राइट?
द शेयर होल्डर्स, द कस्टमर्स, द सप्लायर्स, इन सब के लिए ऑडिट करना जरूरी है. व्हाई? एब्सोल्युटली राइट. तो उन्होंने वो वीडियो दिखाया था जहां वो पैसे डाल रहे थे और पैसे कहाँ कहाँ फ्लो हो रहे हैं, उसका आपको ऑडिट करना है. कहाँ जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब कुछ चेक करना है. वाई? क्यों चेक करना है पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि पैसा कंपनी का है क्या? पैसा कंपनी का नहीं है. पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का है, इन्वेस्टर्स का है. तो डोंट यू थिंक दे डिजर्व टू नो कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है? एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू नीड टू डू ऑडिट. बिकॉज जैसे ही आप शेयर होल्डर बन जाते हो, आप कंपनी में जाकर चेक नहीं कर सकते ना खुद होके कि बराबर से काम चल रहा है नहीं. तो आपने रिलायंस का मान लो शेयर खरीदा, कल जाओगे रिलायंस में अंदर, अपना क्या उधर केबिन बना लोगे, आपसे यही बैठेंगे, 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, आपसे यही बैठेंगे, चेक करेंगे मेरा 5 लाख रुपए कैसा यूज करते हो तुम. पॉसिबल है? गेट पे भी लेंगे? गेट पे भी एंट्री नहीं है, राइट? सो basically for investors to know कि where their money is going and whether it is in the right hands or not, whether it is at the right place or not, you need to do audit, right? Okay. Also there are certain reasons like mainly जब बैंक को लोन देना होता है तो बैंक के रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो आप बैंक से लोन मांगने आए हो, बैंक बोलेगी जा पहले ऑडिट करके आ, ऑडिट करके आ, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट लेके आ कि यू आर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट समझता है क्या? योर एसेट्स आर मोर देन योर लायबिलिटीज. ये रिपोर्ट लेके आ, देन ओनली विल गिव यू द लोन अमाउंट. यस. सो बैंकर्स कहेंगे ऑडिट कराओ, कराना पड़ेगा. देन चलो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी होता है, ये सेबी का भी रूल है प्लस कंपनीज का भी रूल है कि आपको ऑडिट कराना है. अब कोई कोई ट्रस्ट होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या लगता है उनको ऑडिट करना पड़ेगा? क्यों? उनको क्यों ऑडिट करना है? करेक्ट. सो हमने सेक्शन 8 कंपनी का एक फीचर पढ़ा था दैट दे आर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स. देयर नो डिविडेंड विल बी गिवन टू द मेंबर्स. वो पैसा वापस रीइन्वेस्ट करना है बिजनेस में. तो क्या सच में वो वैसा हो रहा है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा ना. मैम क्यों चेक करना है? क्या लेना देना? मेंबर्स पैसा खुद ले, लोगों के भलाई के लिए करे, अपने को क्या लेना देना है? लेना देना क्यों है? क्योंकि ट्रस्ट में जो जो पैसा आता है ना उस पे 0 टैक्स लगता है, उस पे 0 टैक्स लगता है. और अगर वो मेंबर्स अपने जेब में डालेंगे तो फ्री का पैसा मिला ना, विदाउट टैक्स, जो टैक्स में कभी आया ही नहीं. देखो सेक्शन 8 कंपनी से अगर कोई मेंबर कमा रहा है, ही हैज टू, मतलब वो टैक्स के ब्रैकेट में कभी आएगा ही नहीं. आपने अगर टैक्सेशन पढ़ा है, उस पैसे का कौन से हेड में आएगा? पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज एनपीओस का टैक्सेशन प्रॉफिट ही नहीं है ना, तो पीजीपीपी में आ ही नहीं सकता. ना सैलरी ना हाउस प्रॉपर्टी, किधर ही नहीं आने वाला. देन ये पैसा बिना टैक्स ब्रैकेट के, मतलब अगर इनको टैक्स एग्जेम्पशंस दिए तो गवर्नमेंट वांट्स टू गेट श्योर कि क्या ये सच में चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है. सो इसके लिए इनको मैंडेटरी ऑडिट करना पड़ता है, मैंडेटरी. ठीक है ना. सो ऑडिट इज नॉट ओनली फॉर बिजनेस पीपल, इट इज ऑल्सो फॉर एनपीओस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. इट इज ऑल्सो फॉर बैंक्स. ऑब्वियसली बैंक में भी हम अपना डिपॉजिट डालते हैं, वही पैसा वो देते हैं एज लोन्स, तो काइंड ऑफ पैसा तो अपना ही है ना. तो बैंक्स के लिए भी काइंड ऑफ मैंडेटरी है ऑडिट करना, राइट. और ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई कंपनी अगर ऐसे ही देखना चाहती है, तो मान लो मैं एक कंपनी की बॉस हूँ और मेरे 8 कंपनीज है ना, एट द सेम टाइम आई कैन नॉट बी इन 8 कंपनीज टुगेदर ना. तो मैं क्या करती हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करती हूँ जो मेरे को ऑडिट रिपोर्ट लाके दे कि हर एक कंपनी का वर्किंग बराबर से चल रहा है या नहीं. उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट. क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट. तो योर वी कैन क्लासिफाई कि ऑडिट 2 टाइप के होते हैं. एक होता है मैंडेटरी ऑडिट, जो आपको स्टैट्यूट, लॉ या बैंक्स बोलती है कराना, गवर्नमेंट बोल रही है आपको करना ही पड़ेगा, टैक्स लॉज बोल रहे हैं करना ही पड़ेगा, दैट्स मैंडेटरी ऑडिट. और एक होता है वॉलंटरी ऑडिट, जो कंपनीज खुद होके करना चाहेगी टू चेक वेदर देयर कंपनीज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट. उनको सुकून मिलने के लिए दे वुड लाइक टू डू दैट
audit. So that is internal audit, or you can say voluntary audit. So subject क्यों important है ये समझ गया आपको अच्छे से? Yes, all right. Now let's take a walk through to your syllabus. सबसे पहले बोला है nature, objective and क्या है भावेश? फर्स्ट पॉइंट क्या है? चाय क्या? स्कोप ऑफ ऑडिट. क्या बोला है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. स्कोप समझता है क्या? क्या होता है स्कोप? मतलब वैल्यू नहीं, एरिया, बेसिकली एरिया. तो एक ऑडिटर का कितना एरिया है, उसको क्या क्या पार्ट्स ऑडिट करने पड़ते हैं, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट. नेचर ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. नेचर मतलब ऑडिट कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई आर वी डूइंग ऑडिट, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने का, राइट. देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम. अब मैंने आई थिंक फाउंडेशन में भी आपको हमेशा से बोला है कि इफ यू प्लान टू फेल, सॉरी, if you are not planning to your studies, you are planning to fail. तो वैसे ही क्या बोल रहा, पिछली बार भी गलत हुआ था मेरा. अच्छा. So basically, if you do not plan well, you are planning to fail. And similarly, audit ये एक इतनी tedious activity है, and when it's a company like Reliance, Tata, इतने सारे transactions, इतने सारे areas है audit करने के लिए. If you do not plan well, ऑडिट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, जन्मों जन्म तक कंप्लीट नहीं होगा. क्योंकि आज अगर आपने सोचा उठ के आज सेल्स ऑडिट करते हैं, फिर सेल्स आधा ही छोड़कर नेक्स्ट डे सोचा कि कैपिटल ऑडिट कर लेते हैं, कंप्लीट ही नहीं होगा. सो ऑडिट प्लानिंग इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि ऑडिट कैसे प्लान करना चाहिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्यों प्लान करना चाहिए, ये सिखाएंगे. ऑडिट स्ट्रैटेजी समझता है, जो आपने कभी बनाई नहीं पढ़ाई के लिए, राइट. सो वो ऑडिट स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट ऑडिट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आपको. यस. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम मतलब मैंने आपसे कहा था, याद है फाउंडेशन में, एक पेपर लीजिए, हाँ शील अगेन जॉइन द मीटिंग, आई थिंक इट्स गॉन, राइट. मैं करती हूँ ज्वाइन. Yeah, I'll join again. 1 minute. आपकी वही लिंक है ना इंटर की, पहले वाली, या नहीं है? दूसरी वाली है ना? जो भी मेंबर्स ने एज इनकम ली है, उस पे ऑब्वियसली अनडिस्क्लोज्ड इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा. कंपनी ने नहीं कमाई, वो मेंबर्स का ही होता है ना फाइनल. सी ऐसा होता है, अगर कंपनी को टैक्स लगाया तो मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नो डबल टैक्सेशन. डिविडेंड टैक्सेबल होता है, वो भी अगर अलग रेट से होता है 30%, ऐसा नहीं डिविडेंड टैक्स करते. सो बाकी बचा हुआ टैक्स मेंबर से लेते हैं. 1 मिनट वेट, और सिर्फ ये मीटिंग ज्वाइन करना है. चाय पी लो आप. नशा नहीं हो जाएगा आपको चाय का? चढ़ानी है क्या चाय? ये किसने लाया? थोड़ा ठीक कर. ठीक. अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? अच्छा मेरे को बताओ, आपने वीडियो देख ली थी पूरी? वीडियो देख के हो गया था पूरा यश? अच्छा माइक ऑफ है. यश वीडियो देख के हो गया था क्या पूरा?
आफ्टरनून नैप, प्लीज शट अप भावेश, ध्यान दे, सेलोटेप भी लगाना चाहिए तेरे को एंटर करते, पे अटेंशन प्लीज। ओके सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग द इंडेक्स। सो पहला टॉपिक इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सो नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप में हम पढ़ते हैं ऑडिट का नेचर कैसा है, एग्जैक्टली हम करते क्या है। ऑब्जेक्टिव में व्हाई डू वी डू ऑडिट, एंड स्कोप में व्हाट इज द एरिया, कितना आपको ऑडिट करना है, क्या क्या आपके स्कोप में आता है वही ऑडिट करना है। नेक्स्ट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। सो ऑडिट करना है तो इट्स अ बिग एक्टिविटी स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बिग बिग कंपनीज। एंड अगर आप छोटे कंपनी का ऑडिट कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आप एक ही कंपनी का ऑडिट नहीं करोगे, यू विल डू ऑडिट ऑफ मल्टीपल कंपनीज, तो यू विल आल्सो रिक्वायर प्लानिंग दैट ऑन दैट पार्ट आल्सो। So audit planning, audit strategy. So you need to have a strategy कि how do you need to go forward. ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी start कर दिया, there is a process. तो पूरा प्रोसेस फॉलो करके ऑडिट होता है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम। सो ऑडिट प्रोग्राम के लिए आई वाज टेलिंग यू, मैंने आपसे कहा था फाउंडेशन में आप एक पेज लीजिए, उसमें सारे चैप्टर्स का नाम लिखे और आगे कॉलम्स बनाए। आगे मैंने कॉलम्स क्यों बोला था, एक तो पहले तो रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 आपने टेस्ट दिया क्या, आपने फाइनल रिवीजन, मतलब सारा वो कॉलम्स बनाया था आपने, राइट। सो दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ प्रोग्राम। वैसे ही ऑडिट प्रोग्राम बनता है कि दे हैव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, अ प्री फॉर्मेट, जिसमें वो अलग अलग आइटम्स लिखते हैं, एंड जैसे जैसे एक एक चीज का ऑडिट होगा वो क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। सो दैट्स अ ऑडिट प्रोग्राम। Then you have audit documentation and audit evidence. अब ऑडिट किया, इसका प्रूफ तो होना चाहिए ना, राइट। एंड प्रूफ अगर मतलब मैंडेटरी ऑडिट है तो प्रूफ तो बाकियों को दिखाना भी पड़ता है, शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिट करते करते आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, जैसे कि वो प्रोग्राम विल बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने क्या क्या फाइंडिंग्स है आपके, क्या क्या आपने ढूंढा ऑडिट करते करते, वो आप डॉक्यूमेंट करोगे मतलब लिखोगे। सो ऑल ऑफ दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड इट विल वर्क एज एन एविडेंस कि आपने क्या किया है ऑडिट। Then you have risk assessment and internal control, a technical chapter, but then interesting risk assessment. अब बोलते हैं ऑडिट में कभी भी रिस्क जीरो नहीं हो सकता। There is a term called as audit risk. जैसे एक बिजनेस रिस्क होता है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क, एक बिजनेस में लगातार एक रिस्क लगा होता है। एंड व्हाट आर मोस्ट कॉमन रिस्क्स इन बिजनेस, कैन यू स्टेट? लॉसेस हो सकता है, ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल लॉस इज बैड डेट्स, या बैड डेट्स होता है। और कौन से लॉसेस होते हैं, सॉरी, बैन लग सकता है, गवर्नमेंट लॉस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मोर थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रिस्क को कभी भी जीरो किया जा सकता है क्या? ऑब्वियसली नो, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसको जीरो नहीं कर सकते। फिर मैम बट ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, बट ऑडिट करते वक्त तो सब कंट्रोल में होता है, इज इट? द आंसर इज नो। मान लो मैं आपके कंपनी का ऑडिट करने आई हूँ और आप कंपनी के मैनेजर्स हो, 10 दिन हो गए मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रही हूँ और आप दे ही नहीं रहे हो। इधर आप लेजी हो, नहीं तो आपने कुछ फ्रॉड कर रखा है जिसकी वजह से आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अब क्या मैं वो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट यूज कर सकती हूँ इधर? हाँ, बेल्ट वेल्ट लेके आके मार सकते हैं इधर, पॉसिबल? अच्छा, सो कैन यू यूज दिस 3rd डिग्री ट्रीटमेंट, मार मार के इंफॉर्मेशन ले सकते हो क्या? नहीं, क्या करेगा ऑडिटर बेचारा, कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, मांग मांग के थक जाएगा। यू नीड टू बी डिसेंट देयर, राइट? जैसे इधर बिहेव करते वैसे उधर नहीं चलेगा। सो वहां पे डिसेंसी से बिहेव करना पड़ेगा। एंड एज आई सेड, आपके कुछ लिमिटेशंस होंगे, प्लस एक टाइम लिमिट होगा ना। क्या 1 साल का ऑडिट 10 साल तक करते रहो? नहीं, एक टाइम लिमिट होगा, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, उसमें कितना कर लोगे कर करके। तो ये रिस्क ऑडिट में हमेशा बना रहता है कि हर कोई चीज चेक नहीं होंगी, या कोई कोई फ्रॉड होंगे जो पता ही नहीं चलेंगे कि फ्रॉड हो रहा है। देखो, एक फ्रॉड ढूंढने के लिए कभी कभी सालों लग जाते हैं। यस, ये जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए ना, वो ऐसा नहीं कि 1 साल में पता चले, वो सालों सालों से फ्रॉड होते आए थे और बाद में पता चल रहे हैं, जबकि रोज हर साल ऑडिट हुआ था उनका। सो इट टेक्स टाइम टू फाइंड आउट। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑडिट में फ्रॉड पकड़ लोगे आप।
तो ये होता है ऑडिट रिस्क। और ऑडिट रिस्क हर एक ऑडिट में मैंडेटरी होगा ही, वो उसका नेचर ही है, इट कम्स विद रिस्क्स। ओके, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्लस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी। तो ये एक रिस्क है ना कि ऑडिट करके भी फ्रॉड नहीं पकड़ पाए, भले ही उसको रिस्क ऐसा नहीं कि उस पे पेनल्टी लगेगी, कॉम्पेंसेशन, बट ये तो बुरी नहीं बोल सकते, बट ये तो शॉर्टकमिंग हुआ ना। ऑडिट किया बट तो भी फ्रॉड नहीं मिल पाया, भले ही ऑडिटर की गलती नहीं है, बट ये रिस्क तो है ना, सबके लिए है, ऑडिटर के लिए भी है, कंपनी के लिए भी है, शेयर होल्डर के लिए भी है, एवरीबॉडी। क्या बोल रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। तो कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां होगी, उसको जाकर किसको इन्फॉर्म करना है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है। ऑल ऑफ दिस विल बी स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट। आपको याद है, आपने फ्रॉड के बारे में लॉ में पढ़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है अगर अमाउंट इतना इतना क्रॉस हो जाता है फ्रॉड का। तो तू क्यों हाँ बोल रहा है, तूने भी पढ़ा? फाउंडेशन लॉ में नहीं है, कंपनीज एक्ट में है। ओके, तो आपने पढ़ा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और सेंट्रल मतलब जो भी उसके फ्रॉड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये इस चैप्टर में दिए हैं। देन ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या मतलब इसका? आईटी ऑडिट, काइंड ऑफ योर आईटी ऑडिट। ऑडिट सैम्पलिंग, अच्छा मैथ्स में सैम्पलिंग था क्या, कभी किया आपने? अच्छा नहीं था आपको टॉपिक। सैम्पलिंग मतलब, अब अगर रिलायंस जैसी कंपनी है, एक महीने के अंदर, या हम तो पूरे साल भर का ऑडिट करते हैं, बट इवन इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मंथ, कितने बिल्स होंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? क्या हर एक बिल बैठ के चेक करना और उसको कंपेयर करना विद द सोर्स डॉक्यूमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल है? जन्मों लग जाएंगे ना ऑडिट करने, इस साल रिपोर्ट देना है, कैसे करोगे? तो ऐसे टाइम पे सैंपलिंग किया जाता है। सैंपलिंग मतलब सरप्राइज चेक होता है ना, हम कोई भी महीने का कौन से भी टाइम पीरियड का ऐसे अचानक से चेक कर लेंगे, दैट इज नोन एज सैंपलिंग। अब सैंपलिंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये टाइम बचाने के लिए, प्लस एक कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए। इमेजिन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 साल तक सिर्फ बिल्स ही चेक करते बैठा है, कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस होगा? नहीं, absolutely not. So there has to be a balance between the cost that he's putting into that checking and the benefit that it is coming from. तो अगर आप टेस्ट चेक भी करोगे, टेस्ट चेक मतलब सिर्फ थोड़ा थोड़ा बीच बीच का चेक करोगे, और उसमें अगर कुछ फ्रॉड लगा तो डिटेल में जाओ ना, समझ गए? उसमें अगर फ्रॉड लगा तो यू विल गो इनटू डिटेल, सो दैट इज ऑडिट सैंपलिंग। फिर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वेर इन यू चेक कि एग्जैक्टली ऑडिट कैसे कर, मतलब कुछ प्रोसीजर्स टू हेल्प यू इन डूइंग ऑडिट, क्या क्या आप प्रोसीजर्स अप्लाई करके ऑडिट अपना और इजी करा सकते हो, क्या क्या टेक्निक्स यूज करके आप अपना ऑडिट कर सकते हो। देन कौन है? Okay. Your next topic is audit of the financial statements. What are your financial statements? Balance sheet and profit and loss. Profit and loss में क्या होता है? Dash and dash. Income and expenses. Income and expenses. तो हर एक income का audit करना और हर एक expenses का audit करना। आपने बनाया ना final accounts, कितने expenses होते हैं? क्या क्या examples? Salary, audit fees, rent, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत होते हैं, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, राइट? उन सब का ऑडिट करना पड़ता है अलग अलग से, हर एक का बिल चेक करके। यस, वैसे इनकम साइड पे क्या क्या हो सकता है? सेल्स, कमीशन, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट्स, यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका भी ऑडिट करना है। फिर बैलेंस शीट में क्या होता है आपका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स में हर एक एसेट का कैसे ऑडिट करें, क्या प्रोसीजर होगा, क्या टेक्निक होगा, ये आप पढ़ोगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो वो हर एक एलिमेंट को पकड़ेगा, जैसे कि डेटर्स का ऑडिट करना है, 12 स्टेप्स, क्या क्या चेक करोगे उसमें।
आप सेल्स चेक करोगे, उनके बिल्स चेक करोगे, आप वेंडर्स को कॉल करके कंफर्मेशन लोगे, क्या क्या बैड डेट्स हुए हैं वो चेक करोगे, कोई प्रोविजन बनाया कि नहीं वो चेक करोगे, क्रेडिट सेल्स कोई रिकॉर्ड रह गया है करने का वो चेक करोगे, जर्नल एंट्री कौन बंदा कर रहा है, किसके हाथ में कंट्रोल है वो भी चेक करना पड़ेगा ना। कोई भी आते जाते जर्नल एंट्री किए जा रहा है सेल्स की, चलेगा क्या? देयर हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट? क्या सबके पास पासवर्ड है? क्या सब कोई हर कोई वो कंप्यूटर में, अगर सिस्टम ऑडिट है और सेल्स का चेक कर रहे हैं, डेटर्स चेक कर रहे हैं, तो ये भी करना पड़ेगा कि पैसा जो डेटर्स से आ रहा है वो कौन ले रहा है। अगर ऑनलाइन पैसा आ रहा है तो वो किसके खाते में जा रहा है? कंपनी के खाते में ही जा रहा है ना। तो ये सारा चेक करते हैं हम डेटर्स चेक करते वक्त। कैश चेक करते वक्त उसकी अलग चीजें चेक करेंगे। कैपिटल चेक करते वक्त तो पसीने आ जाएंगे, बिकॉज शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये सब चेक करते करते क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स है, बहुत सारा, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट आपने पढ़ रखा है अगर जिसने लॉ किया है। देन कंपनी ऑडिट में जो हम चैप्टर नंबर आपका 9 एंड 10, नहीं हाँ 9 एंड 10, वही है आपका कंपनी ऑडिट। सेम डिट्टो मैंने कहा था, लॉ का ही 2 चैप्टर्स इधर ऑडिट में है। देन ऑडिट रिपोर्ट, इतना सब झंझट का फाइनल एक रिपोर्ट बनेगा ना, तो वो ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या रिप्लाईज होते हैं, कैसा फॉर्मेट होता है उसका, वो सब आप पढ़ोगे। देन उसके बाद ऑडिट ऑफ क्या दिया है, बैंक्स। कल को अगर बैंक जाने का आपको मौका मिला ऑडिट करने के लिए, तो उसका सिस्टम ही अलग चलता है ना, वो नॉर्मल बिजनेस नहीं है बैंक्स का ऑडिट, सो उसका कैसे ऑडिट करना है। एंड लास्टली ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। इसमें ऐसा होता है, सिनेमा हॉल का ऑडिट करना है तो क्या क्या चेक करना है, हॉस्पिटल का ऑडिट करना है तो क्या चेक करना है, एक क्लब का ऑडिट करना है तो क्या चेक करना है, तो वो सब चीजें यहाँ पे होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो कैसे चेक करोगे, कौन से सेक्टर्स में क्या क्या चेक करना है, ऑल ऑफ दैट। इतने से चैप्टर्स है आपको, 13 ही चैप्टर्स है, 100 मार्क का पेपर है, 13 तो होने चाहिए। यस, शट अप। सो बेसिकली 13 chapters we have in all. See, I'll tell you, there are certain chapters like audit of financial statements, 13 chapter number 13, audit of different entities. ये ऐसा chapter नहीं है कि आप एक बार ही पूरा कर लो, इसका थोड़ा 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 रोज करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, तो जैसे मैंने कहा डेटर का कैसे करोगे, क्रेडिटर का कैसे करोगे, कैश, हर एक जो एलिमेंट है आपका एसेट का, और हर एक जो एलिमेंट है आपकी लायबिलिटी का या एक्सपेंस और इनकम का, तो उसको कैसे ऑडिट करना है, उसके पॉइंट्स होते हैं। तो दैट विल हैव टू डू, एक साथ बैठ के होने नहीं वाला हो, बोर हो जाओगे, तो वो थोड़ा 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 रोज आपको एक रीडिंग का हैबिट लगाना पड़ेगा। क्लास में जब वो चैप्टर होगा ही, बट रोज उसका एक होमवर्क दिया जाएगा, वो उतना उतना रीड करके आना, एंड वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट डे इन द क्लास। हर एक जन उसमें से एक एक दो पॉइंट्स बोलेगा, सो दैट विल बिकम बिट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे है कि वो ऑन द गो होने वाले हैं। कौन से? चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। जो आपका चैप्टर नंबर 13, 9 एंड 13, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, लॉ में डिट्टो चैप्टर्स है, तो वी कैन गेट, मतलब गो थ्रू इट फॉर श्योर, डेफिनेटली वंस अगेन। जिनका नहीं हुआ है लॉ में तो उनके लिए सेपरेटली लेंगे, जिनका हुआ है उस टाइम पे आप अपना रिवीजन कर सकते हो। ऑडिट रिपोर्ट भी इजी चैप्टर है, ये एक प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट भी मैं जब आपको दिखाऊंगी, दैट विल बी वेरी इजी और फॉर यू। बट बाकी जो चैप्टर्स है इसमें अच्छा खासा लर्निंग है, जैसे लॉ में आपको होता है प्रॉपर लर्निंग और वैसे का वैसा भाषा लिखना होता है पेपर में, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा चैप्टर्स बताए, चैप्टर नंबर 9, 13, या बिंदास अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बट बाकी जो चैप्टर्स है ये काइंड ऑफ उनके ही वर्ड्स में लिखा हुआ ऑलवेज बेटर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर विल नीड आवर मेमोरी टेक्निक्स टू लर्न। शुरू करें चैप्टर 1। नोटबुक खोलिए, चैप्टर हेडिंग लिखे, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सिर्फ 50 पेज का चैप्टर है,
सिर्फ 50 पेज। हेडिंग दीजिए चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट। कोशिश मैक्सिमम यही होगी कि क्लास में जितना लर्न हो सके या मेमोरी टेक्निक्स बन सके हम यही बनाएंगे, एंड रोज के रोज लर्न करके आकर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि नेक्स्ट डे ओरल, उसी से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। दरवाजा लगाना प्लीज। सर का बहुत आवाज आ रहा है ना इधर, बहुत डिस्टर्ब हो। मेरा इतना मैक्स है, आवाज आ रही है ना बटे को भी? अब ठीक है, शुरू करें। गो होम। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं ऑडिट का, वो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है आपको? यस। Line 1 says audit is an dash. बोलो, audit is an, बस बस बस, गाड़ी भगाओ मत। पहला लाइन बोलता है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। वीडियो में भी जिक्र हुआ था कि केपीएमजी ऑडिट कर सकता है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता। वाओ, ग्रेट, क्या नॉलेज है यार। करेक्ट, गुड। अनबायसनेस, अच्छा क्या लग रहा है इस पे से क्या और निकाल सकते हो आप कि कौन ऑडिट कर सकता है कौन नहीं कर सकता? कम ऑन, मेक इट सिंपलर। हाँ हाँ, yes, somebody who is not related to the company. अब कंपनी के मेन रिलेटिव्स कौन है? कंपनीज आर द बोर्ड ऑफ, क्या बोला? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी का ही मैनेजमेंट, कंपनी के ही शेयर होल्डर्स। वही लोग जिसको कंपनी से लेना देना है वो कैसे अपना ही चेक करेंगे? मतलब आप ही को आपके ही पेपर्स चेक करने दिए इंटर लेवल के, खत्म ना। एग्जैक्टली exactly. तो वैसे ही कंपनी को कंपनी ऑडिट करने लग गई तो कैसे समझेगा कंपनी फ्रॉड कर रही है? कोई अपने नाम बदनाम करेगा क्या मीडिया में हम फ्रॉडुलेंट है? नहीं। सो बेसिकली यू नीड अ पार्टी हु इज नॉट बायस्ड, who is not related to the company, who is independent. So audit, first point, very important, it has to be a independent examination, not by a person जो company से related है, not by a person who is related. Exactly. So audit is an independent examination of which information? Now it's all about money. So you've come to CA field, you've come to commerce field. We are the main doctors of finance, right? So financial information ही mainly हम check करते हैं. Laws के लिए there are CS. जो laws अपन भी थोड़ा बहुत check करते हैं, but main laws तो CS check करता है. But हमारा main काम क्या है? Financials check करना, financial statements का audit करना, right? So इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स बोला है? क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स बोला? द आंसर इज नो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला। सो एनीथिंग दो नॉट इन द स्टेटमेंट्स बट समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी हैज टू बी ऑडिटेड, has to be audited. Acha, have you all heard about contingent liabilities? Yes. Does it come in the balance sheet? Does it have a place in the balance sheet? No. बैलेंस शीट के नीचे होता है ना, right? So but then it's not in the balance sheet. Balance sheet is a financial statement and it is not in the balance sheet, but can I say it is something that is financially affecting the company? Yes. So don't you think we need to audit that? Yes. So it is an audit of financial information, even if it falls in financial statements, and even if it doesn't fall in the financial statements, you need to audit it. Okay? Independent examination of financial information. उसके बाद of any entity के आगे बोला है whether profit oriented or
तो आपका एक नॉर्मल बिजनेस हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक सेक्शन 8 कंपनी हो, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. And irrespective of its size or legal form. Irrespective of its size. मतलब कंपनी बड़ी हो छोटी हो, doesn't matter. And irrespective of its legal form. क्या पार्टनरशिप का ऑडिट हो सकता है? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट हो सकता है? टेल मी, इज पार्टनरशिप अ सेपरेट लीगल एंटिटी? उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता. इट डजंट हैव अ सेपरेट लीगल फॉर्म, बट क्या उसका भी ऑडिट होता है? सो इसलिए बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म. When such an examination is conducted, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का. विद क्या रीजन है? एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन. एक्सप्रेसिंग ऑफ अ ओपिनियन. तो रीजन ये है कि हम अपना ओपिनियन दे सके. किसको पड़ी है आपके ओपिनियन की? सबको पड़ी है. सबको पड़ी है. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप ओपिनियन देते हो तो इट इज रेलेवेंट, राइट? अभी देते हो तो किसी को नहीं पड़ी, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कल जाकर अगर ओपिनियन दोगे तो हर कोई पूछे, मतलब इट विल बी रेलेवेंट फॉर एवरीवन. स्पेसिफिकली जिनको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कंपनी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही मैंडेटरी, राइट? सो पहले तो ऑडिट इज एन डैश independent examination of dash financial information of an whether profit oriented or not, irrespective of its. Then when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, so chalo, let's note it. We'll note it with that arrow style only so that learn ho jaye. लिखना definition of audit. पहला लाइन क्या बोलूं? ऑडिट इज एन वही स्टाइल में लिखो जिसमें मैं लिख रही हूं. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ, एक सेकेंड ना, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. बेटा दिख तो रहा है मेरे को यार, बट देन आई विल शेयर द स्क्रीन. So audit is an independent examination of financial information. आगे क्या बोला है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी. अच्छा, एंटिटी को दो एरोज दे, whether dash or dash, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. Whether profit oriented or not. And irrespective of its क्या बोला है? Size or legal form. बराबर? And when such examination is conducted, why is it conducted? With a view of expressing an opinion thereon.
सो ये सब झंझट क्यों कि आप क्या दे सको, ओपिनियन दे सको, क्या दे सको, ओपिनियन. 1 minute to learn the definition. आधा मिनट हो चुका है तेरा, आधा मिनट में लर्न करो. तेरा ही ओरल है पहला. शुरुआत आर्या से होगा आज के ओरल का. नहीं, शुभ शुरुआत करनी है इसलिए. हो गया होगा. एवरीबडी श्योर, रेडी, आर्या प्लीज. चल भावेश, बोल बोल. irrespective और साइज. क्या रीजन है ऑडिट करने का? When such an examination is conducted with a view of expressing an opinion thereon. Yes, Prathamesh. Perfect. Yes, Piyush. Examination of whom? Irrespective of its dash and dash. When, बोल के जा. When such an next to है आर्या. अच्छा, ऑडिट प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भी जाके ऑडिट कर. और irrespective of size और क्या था? Yes, Arya. परफेक्ट. चलो आगे बढ़े. एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, एक बार प्लीज उसे रीड करें. प्लीज रीड दोस 3 पॉइंट्स. सो सिर्फ डेफिनेशन आया तो एनालिसिस भी लिख के आना, वही छापना है वापस. सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट वहां पे लिख देना. एनजीओ भी है, लिस्टेड कंपनीज भी आती है, सारी कंपनीज, सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज आती है. आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो. लीगल फॉर्म मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ भी आ सकते हैं. एंड ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क, यहाँ पे स्टार करो. क्वेश्चन ऐसा आएगा
The person conducting this task should take care to ensure that financial statements should not mislead anybody. This he can do honestly by satisfying himself that. तो question ऐसा form होता है. A auditor wants to do his audit. What all he will have to do to satisfy himself whether the financials are made up properly or not. ठीक है? So they will also give you a story form of question and आपको ये points लिखने हैं. अब let's take a look at the points आराम से. Now, do you know the process of accounting? Accounting का process पता है आपको? अच्छा, सबसे पहले एंट्री कहाँ होती है? लेजर. अटैक आएगा मेरे को. जर्नल में, राइट? सबसे पहले एंट्री कहाँ होती है? जर्नल में. अब जर्नल इज द मोस्ट प्राइमरी एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ एंट्री, जहाँ डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली एंट्री होती है. अब जर्नल से और भी मतलब अगर अपने को और क्लासिफाई करना है उसको, हम क्या बनाते हैं? लेजर. लेजर या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाते थे आप, राइट? उससे क्या बनाते हो आप? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या बनता है? बैलेंस शीट. मेरे को बोलो ऑडिटर क्या चेक कर रहा है? द लास्ट स्टेप, profit and loss and the balance sheet, they are known as the financial statements, right? But profit and loss statement में and balance sheet में data कहाँ से आ रहा है? journal से. It's already directly routed through journal ना, journal ledger वही से होके आ रहा है. So basically don't you think he'll have to check those journal entries? अब journal entry कैसे check करें मैम? ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख देगा, sale to debtor, debtor to sale, cash to dividend, salary to cash, कुछ भी ठोक देगा. कैसे समझेगा कि एंट्री बराबर से या नहीं? कहां से चेक करे? एंट्री चेक करना है ना आपने. जर्नल एंट्री करने, मैं अब भी आपको बोल दूं सेल की 10-12 एंट्री मारो, परचेज की कर पाओगे? यस. तो ऐसे तो कोई भी एंट्री मार देगा ना. उसको अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो सेल की एंट्री बढ़ा देगा, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाना है तो एक्सपेंसेस ऐसी एंट्री मार देगा. क्या चेक करो पड़ेगा? वेरी गुड. क्या चेक करना पड़ेगा? बिल्स. बिल्स चेक करने पड़ेंगे मेनली. रिसीट्स चेक करने पड़ेंगे. आपके कैश बैलेंस चेक करना पड़ेगा. बैंक बैलेंस चेक करना पड़ेगा. पासबुक लिटरली, यस, पासबुक चेक करना पड़ेगा. डोंट यू थिंक ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे ना? यस. सो जर्नल एंट्री चेक करना है, बट वो जर्नल एंट्री किस बेसिस पे की है? तो मैं अगर आपको जर्नल एंट्री करने बोलूं और आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी बिजनेस का जर्नल एंट्री करोगे तो आपको ना बिल्स दिए जाएंगे, रिसीट बुक दी जाएगी जिसपे से आपको एंट्री करनी होती है, पासबुक दिए जाएंगे. तो दे आर नोन एज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स. क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट. तो सोर्स डॉक्यूमेंट भी ट्रू है या नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा. फेक बिल्स नहीं बना सकते क्या? फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है ना बहुत, है ना? तो वैसे फेक बिल्स नहीं बनते क्या? बन सकते हैं. अब ये फेक बिल कैसे आइडेंटिफाई करेगा मैम ऑडिटर? इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क. इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क. हर कोई सप्लायर को तो फोन नहीं कर सकते ना. हाँ, टेस्ट चेक कर सकते हो. 2-3 बिल ले लिए सामने वाला, तो मान लो एक मेजर 2-3 ही सप्लायर्स है, फिर कोई टेंशन नहीं. बट रिलायंस जैसी कंपनी में हजारों सप्लायर्स है, हर एक को फोन करके उनका लेजर मंगाओगे क्या? हर एक को फोन करके बोलोगे क्या तेरे बुक्स में हमको क्या क्या बेचा है वो भेज, फिर हम हमारे इससे टैली करेंगे? बट हर एक का चेक करना पॉसिबल नहीं है. बट एटलीस्ट तो यहाँ पे क्या होता था, स्टार्टिंग में ऑडिटर बोलते थे हर एक चेक करना पॉसिबल नहीं है, फिर वो लेजी हो जाते थे, 1-2 चेक करते थे, बोलते सब ठीक है. तो बाद में उन्होंने कहा, हमने कहा है कि ऑडिट रिस्क है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कम करने की कोशिश ना करो. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में, जितना आप करो. इट्स नॉट, यू कैन नॉट गिव दैट एक्सक्यूज कि ऑडिट रिस्क था इसलिए हमने चेक नहीं किया. चेक तो आपको करना पड़ेगा, बट थोड़ा दिमाग लगा के चेक करो. वी अंडरस्टैंड हर एक एंट्री चेक नहीं हो सकती, बट थोड़ा थोड़ा हर एक में से चेक करना पड़ेगा. यस. सो वी आर गोइंग टू चेक द एंट्रीज दैट हैव टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो पहला पॉइंट क्या बोला है? he has to this he can do honestly by satisfying himself that the accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of account. तो जो फाइनेंशियल या जो भी लेजर अकाउंट्स बने हैं वो किस पे से बने हैं? जर्नल पे से. वो एंट्रीज पे से बने हैं. एंट्रीज का मतलब कौन सी एंट्रीज की बात हो रही है? ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? जो जर्नल एंट्रीज आपने बुक्स में किए हैं ना, दे आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस.
अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, SAAE, sufficient and appropriate evidence. इसको, ये वर्ड को यहीं पे इतने अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि आगे बहुत बार सेम फुल फॉर्म आने वाला है, sufficient and appropriate evidence. अभी हमने कहा ना जर्नल एंट्री दिख रही है, सामने वाले को पूछो ना इसका बिल दिखाओ, आप तो अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो ना, आप अकाउंट्स चेक कर रहे हो, आप जर्नल एंट्रीज चेक कर रहे हो, तो मेरे को दिख रही है जर्नल एंट्री, मान लो निधि टू सेल्स, आप क्या मांगोगे बिजनेस मैनेजर्स को, क्या दिखाओ, बिल दिखाओ, रिसीट दिखाओ ना, आपने निधि को बेचा है ना, रिसीट दिखाओ आपने बेचा है क्रेडिट पे, या फिर मैं निधि को कॉल कर सकती हूँ कि क्या ये कंपनी से तूने कुछ खरीदा है ये दिन पे, तो तेरे पास भी प्रूफ होगा, वो हमें भेज, राइट. सो दे से कि द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ऑडिटर ने चेक करना है, इज देयर एडिक्वेट एविडेंस फॉर दैट, इज देयर एडिक्वेट एविडेंस फॉर दैट. तो सफिशिएंट मतलब इनफ एविडेंस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, जो मांगा है वही देना पड़ेगा ना, जो मांगा है वही होना चाहिए. तो फेक बिल्स नहीं चलेंगे, दे हैव टू बी ऑनेस्ट बिल्स, द रियल बिल्स. तो कैसा एविडेंस कैसा होना चाहिए, डैश एंड डैश, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. तो पहला तो आप चेक करोगे जो अकाउंट्स बनाए हैं वो जर्नल एंट्री से बनाए हैं या नहीं, और जो जर्नल एंट्रीज की है वो प्रॉपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस से बनाई गई है या नहीं. Then none of the entries in the books of accounts have been unrecorded sales, unrecorded purchases, हो सकता है ना, तो ये चेक करना है कि कुछ omit वोमिट हो गया है क्या. Yes, so none of the entries in the books have been omitted in the process of compilation, and nothing which is not in the books of accounts have found place in the, इस लाइन का क्या मतलब है, जो बुक्स में नहीं है बट स्टेटमेंट्स में है. ऐसे ही एसेट साइड बढ़ाने के लिए लिख दिया, बच्चे होशियार होते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, ऐसे ही डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं, है ना. सब हंस रहे हैं, सबका हुआ है कभी ना कभी. यस, सो बेसिकली एसेट साइड पे ऐसा कोई आइटम दिखा दिया शो ऑफ करने के लिए जो आपके पास है ही नहीं, जो जिसकी जर्नल एंट्री की नहीं है. यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ने अर्जेंटली मांगा है, कुछ जर्नल वर्नल लेजर कभी मेंटेन ही नहीं किया, ऐसा मस्त अपना अपना बना दिया है, बैलेंस शीट चलेगा. सो नथिंग दैट इज, मतलब जो स्टेटमेंट्स में है वो अकाउंट्स में होना ही चाहिए. वो बोल रहे नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड इट्स प्लेस इन स्टेटमेंट्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं और स्टेटमेंट्स में है, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉशन, ऑडिटर ने इसको चेक करना है. खड़ा लो. नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज डैश एंड डैश, क्लियर एंड unambiguous. What is unambiguous? Non-confusing. Non-confusing. जो भी स्टेटमेंट में लिख रहे हो ना, क्लियर भाषा में लिखो, कंफ्यूजिंग भाषा में नहीं. राइटिंग की बात नहीं हो रही हो, प्रिंटेड होगा. नॉन कंफ्यूजिंग बच गया. नॉन कंफ्यूजिंग मतलब कुछ भी वर्ड दे देना, राइट. कुछ भी वर्ड दे देने का, किसी को भी एसेट को एसेट ही बुलाओ ना, कुछ भी मत बुलाओ उसको, right. So it shouldn't be confusing, it has to be clear and unambiguous. The financial statement amounts are properly, then next is and disclosed, classified, described, disclosed. What do you mean by classification? Properly grouping होना चाहिए. आपको याद है आप बैड डेट्स और आरडीडी साथ में लिखते हो, ऐसा क्यों? एक साथ मिले. हम ओल्ड आरडीडी भी डेबिट साइड से माइनस करते हैं ना, उसको क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि सब एक साथ मिले, राइट. डेप्रिसिएशन अगर लिखना शुरू करते तो सबका डेप्रिसिएशन साथ में लिखते हैं, तो इट हैज टू बी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड. फाउंडेशन में आपको लास्ट चैप्टर था जिसमें आपको, या फिर इंटर में भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी सिखाते हैं, और वो एक शेड्यूल फिक्स होता है ना, मतलब प्रॉपर वैसे के वैसे ही बनाना पड़ता है. कैपिटल में सब कैपिटल ही आना चाहिए, रिजर्व सरप्लस में सब रिजर्व्स ही आने चाहिए, तुमको 12th में था ना. यस, तो रिजर्व्स में सारे रिजर्व्स ही साथ में आने चाहिए, लोन्स एंड एडवांसेस सब साथ में लिखने होने चाहिए, करंट एसेट साथ में लिखो, फिक्स्ड एसेट साथ में लिखो, राइट. सो दैट इज प्रॉपर क्लासिफिकेशन. क्यों करना है? क्योंकि इन्वेस्टर को थोड़ा इजी हो ना पढ़ना,
बहुत टीडियस ना हो, एक फिक्स्ड एसेट इधर लिखा है, एक कहीं और बहुत नीचे लिखा हुआ है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी को सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स देखना है तो साथ में मिलना चाहिए सब कुछ, सिर्फ किसी को लोन्स देखने हैं तो सब साथ में लोन्स दिखने चाहिए। कभी अच्छा, आप बैलेंस शीट बनाते हो, लाइबिलिटी साइड पे सबसे फर्स्ट आइटम हमेशा क्या होता है? ऐसा याद आता है ना आपको, कैपिटल। उसका जगह चेंज किया आपने कभी? दैट इज क्लासिफिकेशन। प्रॉपरली उसको उसकी जगह पे लिखो, क्योंकि जब मैं बैलेंस शीट खोलती हूँ और मेरे को कैपिटल लिखना है तो मेरी नजर पहले हमेशा लाइबिलिटी के नीचे ही, वो वर्ड लाइबिलिटी वर्ड के नीचे ही जाएगी। मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ढूंढने में। गॉट इट? So it has to be proper classified, described and disclosed in conformity with dash accounting standards. तो जो भी information आप डाल रहे हो, it has to be as per accounting standards. You have many accounting standards. Yes, आपने कई सारे already पढ़ लिए हैं इंटर वालों ने accounts में. Yes, accounting standards with regards to depreciation, with regards to fixed assets, government grants, investments, क्या क्या पढ़ा है और इन्वेंट्रीज, कैश फ्लोज, राइट? ये सारे आपने यस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, इसका इधर भी यूज होता है। कुछ क्वेश्चंस अकाउंट्स के आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑडिट में, वो 10 मार्क, ऑलमोस्ट 10 मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएगा पेपर में। तो 44 + 10 54 आपके हाथ में, अगर अकाउंट्स भी अच्छे से कर लो तो। ऑब्जेक्टिव प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इधर अलग से नहीं देते वो, बट होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको चेक करना होता है ना, एंड आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना होता है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी रेफरेंस देना होता है। ऑलराइट, देन द स्टेटमेंट्स प्रेजेंट डैश एंड डैश true and fair picture of operational results and of the assets, and now you need to understand this. वो बोल रहे हैं statements should show which picture? Now I want to say, why not true and correct? सब सही है ऐसा बोला ना, फेयर क्यों बोलना है? फेयर क्या होता है? हम फेयर कब बोलते हैं? हाँ, तो इट वाज फेयर मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता, वो हमारे हिसाब से अच्छा है। इट इज फेयर मतलब ये ठीक है, ठीक ठाक है, राइट? करेक्ट क्या होता है? ये एक्सप्लिसिटली सही है, एग्जैक्ट है। तो माय क्वेश्चन इज, व्हाई आर दे सेइंग दैट द स्टेटमेंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू एंड नॉट ट्रू एंड करेक्ट व्यू? वेरी गुड। अब व्हाट वर यू सेइंग? गलतियां हो सकती है, वो तो गलतियां ढूंढने के लिए तो ऑडिटर मंगाया है। हाँ, ऑडिट रिस्क की वजह से, ओके करेक्ट। मोर? यस, कहीं कहीं पे अपन अपने जजमेंट्स लगाते हैं, लाइक आरडीडी, ये एक बिजनेस एस्टिमेशन है ना, हर एक का एस्टिमेशन अलग हो सकता है। एक मैनेजर बोलेगा 4%, दूसरा बोलेगा 10%, कोई बोलेगा 12%, हर एक का अपना अपना सब्जेक्टिवनेस होगा वहां पे। यस अच्छा, आपने इन्वेंट्रीज में बड़ा अलग अलग मेथड्स होते हैं टू वैल्यू इन्वेंट्री, फीफो, लीफो, देन वेटेड एवरेज, कौन सा लगाए? कौन सा लगाना है? पूछ नहीं रही हो गधे, रुक। तो यहाँ पे सब हर एक का सब्जेक्टिव आएगा ना, सब्जेक्टिव ओपिनियन आएगा। एक बोलेंगे नहीं वेटेड से करेंगे, एक बोलेगा नहीं फीफो ही बेस्ट है। अब करेक्ट बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होते हैं, और एस्टिमेशन इज नॉट समथिंग विच इज एग्जैक्ट, इसलिए उसको एस्टिमेशन बोलते हैं, है ना? इट इज नॉट एग्जैक्ट, so that is why it's a true and fair view and not a true and correct view. Kadalo. Okay, so the statements should show which view? True and fair picture of the operational results. मैं को बोलो operational results कौन सी statement से मिलते हैं? Trading and P&L and of the assets and liabilities. तो operational result मतलब obviously और P&L. क्या हो गया? Trading and P&L. Operations of the business मतलब day to day operations, day to day expenses, day to day incomes is operations. Factory operations, trading. वो जो extra notes है, can you pass it behind please? 2 ही बचे, 20 कॉपीज थे, 18 है क्या तुम?
चलो नोट डाउन, हेडिंग देना। Auditor has to satisfy himself regarding मुंह से कोई लिख रहा है क्या? यहाँ पे आके लिटरली वही करना पड़ेगा, मुंह में पेन पकड़ के लिखना पड़ेगा। SAAE क्या है? हमेशा हम इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं। BOA क्या है? पच पच कौन है वो? कंपटीशन करेगा? भावेश चौथी बार शटअप करने बहुत बोला बोला। एक्शन करना। AS क्या है?
इजी टू लर्न, हो जाएगा 2 मिनट में. टाइम स्टार्ट्स नाउ. One and a half minute more. Fifth point समझाओ. Financial statement amounts are properly classified, described, and disclosed in conformity with accounting standards. कॉमन सेंस है ही नहीं. तो भी लिखा ना. बस पढ़. Done learning? क्यों? प्रवचोत नहीं हुआ? One more, last 30 seconds. Hurry up. Ready? पक्का ready? चलो सब साथ में 3 बार every point. Okay? सबसे पहले 3 entries in the books. 1 2 3 3 times बोलेंगे. पहला point with reference to the
entries. Accounts drawn up with reference to entries. Point number 2, supported by SAAE. Bus. Third, point number 3, not omitted, and nothing which is not in books of accounts is in the statements. First point again, accounts are drawn up as per entries with reference to entries. Second, supported by. Third, not and not in the books. Something which is not in the books is not in financial statements. Once again, one last time. Accounts are drawn up with reference to entries, supported by SAAE. Third point, not omitted. Nothing which is not in books of accounts is found as states in statements. Then 3 points of statements. Information is statements is clear and unambiguous. Point number 2, it is properly classified, described, disclosed as per accounting standards. Point number 3, it presents a true and fair view of the balance sheet, of the operational results and of the assets and liabilities. Once more, information in statements is clear and unambiguous. Amounts, the financial amounts are properly classified, described and disclosed as per accounting standards. It presents a true and fair view of the operational results and the assets and liabilities. अब सिर्फ रवजोत बोलेगा पूरा आंसर आता है, देखो बोल, हंसने का क्या? हाँ बोल ना, बोल बोल बोल. स्टेटमेंट्स बोल तो भी समझ जाएगा, फाइनेंस से ही रिलेटेड होता है ना सब, तो स्टेटमेंट्स भी बोला तो भी इट्स ओके. नहीं, उधर और एक है नॉट ओमिटेड के नीचे. बहुत इजी है, जो बुक में नहीं है वो कहाँ नहीं होना चाहिए. स्टेटमेंट में अपन ने एग्जाम्पल पे भी लिया था, ये चेक करो. हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाफ मार्क कट. हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल. इतना सोच रहा है क्या? उसके पास क्यों देख के सोच रहा है? बोल. स्टेटमेंट्स, कम ऑन. इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए उसमें? क्या हैरी पॉटर का स्पेल है क्या? नॉन कंफ्यूजिंग बोल. हाँ नेक्स्ट. CDD, हाफ मार्क गया. हाँ नेक्स्ट, अभी तक एक गया ना टोटल. हाँ ऑफ फेयर व्यू, ठीक है. यस वरुण गुप्ता. एंट्रीज, accounts are drawn books, correct. information, हाँ ठीक है. described, it should show a true and fair view. Yes. Information where? बट कहाँ होता है वो? अकाउंट्स में, बुक्स में, स्टेटमेंट्स. Amounts of the statement should be properly classified, described, and disclosed with according to accounting standards. Present a true and fair picture of operational results. वेरी गुड. यस निधि. हंसना क्या है? पागल हो गए क्या?
statement. The information in the financial statement is clear and materials. Financial statements are properly classified, disclosed. Amounts are properly classified, described, disclosed. सबका लर्न हुआ है? पक्का पक्का? ऑब्जेक्टिव पे चले। अच्छा एक बार डेफिनेशन साथ में बोलोगे? चलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view of expressing an opinion thereon. हो गया पक्का? ठीक, अब पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ लो आपकी बुक्स में, सुपर इजी है, पढ़ लो अपना अपना। इजी है। नेक्स्ट पॉइंट रेडी? क्या बोला है? सुपर इजी, ऐसा आ जाएगा। ऐसे 200 नाउ, जैसे एएस होता है, व्हाट इज एएस? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वैसे ऐसे होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको हेल्प करते हैं कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको हेल्प करेंगे टू ऑडिट। हाउ वुड यू ऑडिट उस पे, राइट? तो एज पर ऐसे 200, तो ऐसे काफी सारे एसेस है आपको ऑलरेडी आपके सिलेबस में। हाँ हाँ लिखना पड़ेगा आपको, वो लर्न हो जाएंगे, मैं लर्न करवा दूंगी, नॉट वरी। तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, एंड एज पर ऐसे 200 बोलते हैं। सो ऐसे 200 बनाया गया है फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऐसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑडिटर? Independent auditor. In conducting an audit of financial statements, overall objectives of an auditor are very easy. Obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ बोल। परफेक्ट, बाहर निकल अब। ओके पहला क्या है? टू ऑब्टेन डैश। अब इस पे ही 2 मिनट चर्चा करनी पड़ेगी। सो पहले वो बोलते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है अश्योरेंस लेना। अश्योरेंस लेना मतलब आप अश्योर्ड होना चाहोगे ना कि कंपनी ने ढंग से अकाउंटिंग किया है या नहीं, ढंग से सब कुछ किया है या नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज टू टेक अश्योरेंस। बट उसके आगे एक एडजेक्टिव बोला है, कैसा वाला? नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस? तो रीजनेबल का अपोजिट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब 100% अश्योरेंस। क्या ऑडिटर 100% ऑडिट अश्योरेंस ले सकता है? अगेन द सेम आंसर, ऑडिट रिस्क। अगेन वही पॉइंट, ऑडिट रिस्क में क्या होता है? जजमेंट्स होते हैं, सब्जेक्टिवनेस होता है। सो देयर इज नॉट 100%, अच्छा एब्सोल्यूट अश्योरेंस मींस 100% अश्योरेंस। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ऑडिटर 100% अश्योरेंस लेकर आ जाए। 100% गारंटी, 100% अश्योरेंस पॉसिबल है क्या? नहीं। सो इट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस मींस व्हिच इज नॉट अ 100% assurance but a high degree assurance. ठीक है ना? Not absolute but high degree assurance. So वहां लिखेंगे not 100%, that is not absolute. Not 100% ब्रैकेट में absolute, but कैसा वाला? But high degree assurance, but high degree assurance.
ठीक है ना? So to obtain reasonable assurance about whether the what are your financial statements? Come on. P&L, balance sheet, cash flows, statement of equity, explanatory notes, all of these notes to accounts, all of these are your financial statements. जो कंपनी एक वेबसाइट पे डालती है ना अपने, वो सब. So ये सारा डालती है कंपनी. P&L, balance sheet, cash flow statements, ये सारा डालती है. So about whether the financial statements as a whole, अब as a whole बोला है क्योंकि he is obviously going to check every item, but is it possible to go very deep in every item? The answer is not. So there is going to be your P&L statement. Suppose example के लिए उसमें P&L and trading होता है, एक होता है purchases, ठीक है ना, और suppose एक मान लो है miscellaneous expenses. होता था ना आपका. ऑडिटर ने ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए? किसका ज्यादा टाइम ऑडिट करना चाहिए? परचेसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस? मिसलेनियस या परचेसेस? 4,05,00,000 ऑब्वियसली परचेसेस ना. मिसलेनियस नाम ही होता है उसको. नाम मिसलेनियस क्यों बोलते हैं? छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मिसलेनियस बोलते हैं. टी स्नैक्स, वो पार्किंग का 10 रुपया दिया, उसको मिसलेनियस बोलते हैं. वो ऑडिट करते. आई अंडरस्टैंड. ठीक है, वन एंड द सेम. देखो मिसलेनियस क्या लगा? अदर एक्सपेंसेस. अब सी समथिंग व्हेन वी कॉल इट अदर एक्टिविटीज, तो हम क्या करते हैं दिन का? अगर अब मैं आपको रूटीन एक्सप्लेन करने बोलूं तो आप बोलोगे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ. अदर एक्टिविटीज. सपोज why do you call it other activities and why don't you explain it? Because that's not much relevant, right? तो वैसे ही बिजनेस में, रुकना, वैसे ही बिजनेस में अदर एक्सपेंसेस कब बोलते हैं? जब उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. इधर हर एक का सेपरेट बनाओ क्या? पार्किंग का 40 रुपए है, इधर टी स्नैक्स का 100 रुपए है, ऐसा अलग अलग बनाते बैठू. मतलब P&L कितना बड़ा बनेगा मेरा? 1000 पेज का P&L बनाना है क्या? नहीं. सो एक मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है. कौन सा? यू अंडरस्टैंड? मटेरियल, इम्पोर्टेंट, समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. तो एक कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी. वो कॉन्सेप्ट कहता है हर एक को उतना इंपॉर्टेंस मत दो. दिमाग लगाओ किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम इंपॉर्टेंस देना है. बीकॉम के लेक्चर्स में क्यों नहीं बैठते हो? मटेरियलिटी, राइट? सीए में बैठते हो, बीकॉम में नहीं बैठते हो ना, राइट? सो दैट इज, तुम सबकॉन्शियसली मटेरियलिटी लगा रहे हो. तो वैसे ही ऑडिटर या अकाउंटेंट भले ही मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाकर एक्सपेंसेस के हेड क्रिएट करता है. तो ऑब्वियसली ऑडिटर को अगर मैं बोलूं टाइम कम है, इधर यू कैन ऑडिट परचेसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई पागल ही होगा जो मिसलेनियस करेगा. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू ऑडिट व्हाट? परचेसेस. हाँ बोल बोल. किसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 5,000 लेके तू जा 4 करोड़ है इधर. उसको फिर मिसलेनियस बोलते नहीं है. मटेरियलिटी किसको? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया. समथिंग दैट इज मटेरियल. लेना 1 लाख, 4 करोड़ के सामने 1 लाख का कोई फ्रॉड करके निकल रहा है, जाना. चिंदी फ्रॉड है. अच्छा उसके लिए तो परचेस का ऑडिट करना छोड़ेगा क्या? सी टाइम कंस्ट्रेंट है, सब कुछ तो नहीं ढूंढ सकते. तो ये 5,000 में क्यों देखना? करा भी तो फ्रॉड तो चलेगा. ले बिंदास. थोड़ा सा क्या होने वाला 5,000 से? तेरे को पॉकेट मनी तो भी पुरती है क्या? हाँ, साल भर के लिए अगर 5,000 पापा दे पुरने, ये साल भर का है ना P&L, पुरने वाली है क्या 5,000? एग्जैक्टली. सो बेसिकली you need to have materiality concept. So they are saying as a whole check करना है. ऐसा अभी जैसे वो बोला मैम what if miscellaneous में fraud है तो, बट अगर आप एक होल बड़ा पिक्चर देखो, उसको फ्रॉड भी नहीं बोलेंगे, उसको चिंदी बोलेंगे. चिंदी खर्च मतलब चिंदी चोरी बोलेंगे. इट्स ओके, कर ले, खुश रहे. हाँ तू ऑडिटर मत बन बेटा. तेरा साल में एक ही ऑडिट हो पाएगा. मिसलेनियस. हाँ
अगेन इट इज मटेरियलिटी बेटा। हाँ देख अभी देख ऐसी अगर बड़ा ऑडिट आया है तो ऑब्वियसली तेरे उतने एम्प्लॉइज होंगे तो जो तू दोनों कर पाएगा। नहीं बेटा उसके लिए मैं छोटा एम्प्लॉय लगाऊंगी। हाँ अभी इतनी बड़ी कंपनी है 40 करोड़ की तो पैसा भी ज्यादा देगी, मैं एम्प्लॉइज भी ज्यादा लगा पाऊंगी तो उसको दे दूंगी ना वो काम। So basically you're going to check it as a whole, check it as a bigger picture, right? जैसे आप अभी किसी का भी सीए रिजल्ट आता है डायरेक्टली नजर किधर जाती है, पास और फेल, यू चेक इट एज अ, तो वैसे ही ऑडिटर हैज टू चेक इट एज अ whole. Auditor has to check it as a whole. So to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from MMS, क्या बुलाएंगे इसको, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, एमएमएस। ठीक है, अब व्हाट इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट ये आपको लिखना पड़ेगा मेरे साथ क्योंकि ये वर्ड बहुत बार रिपीट होने वाला है। सो राइट इट विद मी, मीनिंग लिख लो फिर बाद में वापस हम ऑब्जेक्टिव का लिखने ही वाले हैं। अच्छा सी देयर आर गोइंग टू बी, हाँ सॉरी, there are going to be many such words which will be important, so can we write it in the index column so that always whenever you want to refer you can go back there. तो मैं हर बार पूछूं तो आपको ढूंढते ना बैठना पड़े। एफएस क्या होता है? फैशन स्ट्रीट नहीं है। मस्त बुक बनाई है, मस्त है बुक। ओवर एक्साइटेड है आज, प्रमोट हो गया है, इज एक्साइटेड। मतलब मैं फाड़ दूंगी। हुआ लिख के, लिखते लिखते ऐसे ही छापा या मीनिंग भी समझा? समझा मीनिंग, छापा। ओके दैट्स ऑनेस्टी। information in where financial statements that is sufficiently incorrect, इतनी गलत है sufficiently incorrect कि वो ऑडिटर को ढूंढना पड़ेगा। that is why it is called as material. हमने बोला ना materiality, ऐसा चिंदी चोरी निकाल के दे रहे हो, इन्वेस्टर को लेना देना भी नहीं है, इन्वेस्टर को लेना देना भी नहीं है। सो इट हैज टू बी sufficiently incorrect, कुछ बड़ा गलत होना चाहिए। Okay, that it may impact economic decisions of someone relying on the statements. So there are many people who are relied on the financial statements, the investors, the stakeholders, the future investors who would like to invest in your company. Yes, बहुत सारे लोग are dependent on these statements. तो उनका decision उस incorrectness की वजह से गलत हो सकता है just because वो accounting गलत हुआ है। वो frauds आपने ढूंढ के निकालने हैं, वो गलत चीजें आपने ढूंढ के निकालनी है। ओके सो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है इन्हें ढूंढना, एमएमएस को ढूंढना। एक एमएमएस एक ऐसा इनकरेक्टनेस है जिसकी वजह से लोगों का विश्वास उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे से उठ सकता है।
जो लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं उनका डिसीजन गलत हो सकता है, तो वो निकाल के उनको ढूंढ के बताओ कि बाबा देख ध्यान रखना ये चीजें गलत है, इस पे फोकस मत करना, ये कंपनी ने गलत शलत बोला है। ये ऑडिटर का काम है, मेन काम, समझे? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ देखना नहीं है, चेक करना है कि उसमें क्या गलत है, सफिशिएंटली क्या गलत है, छोटी मोटी गलती नहीं, बड़ी बड़ी क्या गलतियां हो रही है, मटेरियलिटी वाइज क्या मटेरियल सफिशिएंट गलत हो रहा है, सफिशिएंट इनकरेक्ट क्या हो रहा है, which will impact which decisions, economic decisions of the person relying on the statement. समझ गए मटेरियल में स्टेटमेंट? ओके, नाउ मटेरियल में स्टेटमेंट कैन बी वेदर ड्यू टू डैश एंड डैश, फ्रॉड एंड एरर। ना हमने फाउंडेशन में पढ़ा है फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्टिविटी, पर्पसफुली इंटेंशनल, सामने वाले को फंसाने के लिए आप करते हो। यस, सो वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर मींस अनइंटेंशनल मिस्टेक। यस, एरर इज मिस्टेक। सो वेदर गलती से हो गया, एक जीरो कम लिख दिया गलती से, है ना, पेपर में करते हो ना गलतियां, अमाउंट गलत कॉपी कर लिया, एक जीरो कम लिख दिया, वैसे उनका भी हो गया। यस, सो वेदर ड्यू टू फ्रॉड, पर्पसली करना या फिर अनइंटेंशनली करना, गलती से करना, एरर। तो वो मिसस्टेटमेंट जो हो रहा है वो पर्पस भी हो सकता है, पर्पसफुली भी हो सकता है और गलती से भी हो सकता है, दोनों ढूंढ के निकालना है, दोनों ढूंढ के निकालना है। whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to, final काम क्या है उसका, express an opinion whether the financial statements, क्यों, अच्छा, whether the financial statements are prepared in all material aspects or respects in accordance with the applicable, क्या है ये, anybody can tell me what is this? अच्छा, इसका short form हमारा होगा FRF. Anybody knows what is this? Financial reporting framework. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं, पीएनएल का आपका एक फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पीएनएल कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये कोई कोई कंपनीज के लिए ऑलरेडी बताया गया है। कौन बताता है? शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 है। यस, सो कंपनीज के लिए एक मैंडेशन होता है कि पीएनएल बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी तो ऐसे ही बनेगी, उसमें ये ही आना चाहिए, ये ही एलिमेंट्स होने चाहिए। सो दैट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कोई मैंडेशन है? वो अपने अकाउंट्स कैसे भी मेंटेन करे तो चलेगा। आपने सिंगल एंट्री पढ़ा है क्या? किसके लिए होता है? कंपनीज के लिए। कंपनी कभी सिंगल एंट्री पे रख सकती है क्या? अच्छा, आपने अकाउंट्स लॉ में पढ़ा है कंपनी हैज टू मेंटेन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ओनली, मैंडेटरी double entry system of accounting compulsorily and that also on accrual method। ये प्रोप्राइटरशिप के लिए कुछ नहीं होता, वो सिंगल एंट्री भी रखते हैं, है ना। सो वो बोलते हैं तुम्हारा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, उस हिसाब से वो होना चाहिए। तो बेसिकली फॉर कंपनीज इट हैज टू बी एज पर शेड्यूल 3। ये भी कौन चेक करेगा? ऑडिटर, कि शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉपर्ली फाइनेंशियल्स बनाए गए हैं या नहीं। अब जिसको शेड्यूल 3 नहीं पता, शेड्यूल 3 इज अ फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एंड अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट गिवन बाय द कंपनीज एक्ट, गिवन बाय द कंपनीज एक्ट। तो उस हिसाब से ही आपने बनाने होते हैं। आप इंटर लेवल पे आपको कंपनीज अकाउंट्स चैप्टर है जिसमें आप उसी हिसाब से आपका पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। इट्स अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। आप टी फॉर्मेट बनाते थे, यस, तो वैसा टी फॉर्मेट नहीं होता, यहाँ पर एक वर्टिकल फॉर्मेट होता है। Alright, so पहला let's talk once again about the objective। पहला पॉइंट होता है कैसा वाला अश्योरेंस लेना है? रीजनेबल। एब्सोल्यूट चलेगा? ये ट्रू और फॉल्स के लिए आता है, ऐसा लिखते हैं ऑडिटर, ये लिखेंगे लाइन, टू ऑब्टेन absolute assurance about whether the financial statements are whole, free from material misstatement। True or false? False, yes। So assurance whether the financial statements as a whole are free from material misstatements। वो misstatements कैसे हो सकते हैं? Whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to what? Express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with what? FRF, Financial Reporting Framework, and
to report on the financial statements and communicate as required by standards of auditing in accordance with the auditor's finding. तो आपको report देना है financial statements पे and उनको communicate करना है, obviously to whom? To investors, to future investors, to our stakeholders, everybody, right? So to and communicate to everybody as required by standards on auditing in accordance with the auditor's finding. Very easy. Yes, chalo likho. Objective of the auditor as per SA 200. Itna likh ke will end.
लर्न करने का, ओरल देने का, जाने का। तेरा लर्न हो गया? चल। हाँ, तेरा मजाक चल रहा है? अटेंडेंस हो गया है? रोल नंबर है क्या तुम्हारे? नहीं। सर अटेंडेंस लेते हैं? नहीं लेते। एक सेकेंड। क्या मेरे को क्या पूछ रहा है? बातें क्यों कर रहा है? मिस्टर वरुण गुप्ता, लर्न हो गया? लर्न कर। ओरल दो, जाओ। और प्रैक्टिकली सोचोगे तो आराम से लर्न हो जाएगा 1 मिनट में। पहला ओरल रवजोत का ही है। ऐसे 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 करके नहीं जाता दिमाग में। Now the most interesting part of the class. The excitement, the happiness.